हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। हमारा सप्लाई यूनिट चल रहा था। इसमें हमने प्रोड्यूसर का बिहेवियर, सप्लाई के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट और सप्लाई स्केड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सप्लाई कर्व्स के बारे में बात कर ली। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का क्या मीनिंग होता है, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद एक एक डिटर्मिनेंट्स को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है आपका फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स को हम फैक्टर भी कहते हैं। सप्लाई की मीनिंग आपको क्लियर है, तो ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करें वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहलाते हैं। मतलब जो फैक्टर सप्लाई को डिटरमाइन करे कि मार्केट में किसी कमोडिटी की कितनी सप्लाई होगी, उसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो जैसे डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे, वैसे ही हमारी सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सारे फैक्टर्स। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कैटेगराइजेशन करा है मैंने कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पहले तो यहाँ मैंने आपको इंडिविजुअल सप्लाई लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर मार्केट सप्लाई। कि इंडिविजुअल सप्लाई हमने लास्ट लेसन में, लास्ट वीडियो में बात करी थी कि क्या होती है। तो उसके जितने भी फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे वो आपके उसके डिटर्मिनेंट्स होंगे। मार्केट सप्लाई क्या होती है, पूरी मार्केट की सप्लाई होती है। उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उसे मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फिर सबकी फुल फॉर्म है। एक एक करके चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है, हाँ वन मोर थिंग, कुछ बुक्स में आपको 5 पॉइंट्स ही दिखेंगे, कुछ बुक्स में आपको 6 पॉइंट दिखेंगे। तो जो मैं नोट्स बनाती हूँ, जो आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, वो अलग अलग रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी से कुछ मिला करके समरी टाइप की होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वन है पीएक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला यहाँ पर फैक्टर है कि कमोडिटी की प्राइस, कि उस आइटम की, शुगर केन का, जैसे आप गर्मियों में जूस पीते हैं तो शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है ना, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, उस वेस्ट मटेरियल को भी पल्प की तरह यूज़ करके जो कॉफ़ी के कवर होते हैं वो बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो बाई प्रोडक्ट बन गया, वो वेस्ट नहीं गया। तो वेस्ट जो भी आपका एक चीज़ अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जो दूसरा चीज़ है, जो भी वेस्टेज निकल रहा है, उससे कोई और प्रोडक्ट बनाना, उसको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। ये आपका वैसे भी कॉलेज लेवल में है, अभी नहीं है तो इसे रहने देते हैं, बस आप समझ गए होंगे बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ पर इंपोर्ट हुई है, प्रोडक्शन बहुत बूस्ट हुआ है, रॉ मटेरियल जो इसका वेस्टेज बहुत कम हो रहा है, उससे भी उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है कहीं ना कहीं, उससे बाई प्रोडक्ट वो बना पा रहा है जो मशीन नहीं आई है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से सप्लाई भी क्या होगी, राइज होगी। क्यों होगी राइज, क्योंकि प्रोडक्शन बूस्ट हुआ है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बन रही है, उसी मटेरियल से ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट वो बना पा रहा है। तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लॉथ पीस से मास्क बनाते हैं, क्लॉथ वाले मास्क बनाते हैं, अगर 10 पीस मास्क बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी आपने बढ़िया कर दी और कोई नई टेक्निक ऐसे लेके आ गए जिससे उसी पीस ऑफ क्लॉथ से आपके 12 मास्क निकल रहे हैं, तो यहाँ पर +2 हो गया, 2 आपके आउटकम यहाँ ज़्यादा हुए, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है, तो इससे सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी अगर आउट ऑफ डेटेड हो गई तो भी सप्लाई में चेंजेस आएगा, सप्लाई फॉल होगी। कैसे, अगर आपकी एक मशीन थी प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो आउट ऑफ डेट हो गई, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकल रही है। तो वेस्टेज निकल रही है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इनपुट करना पड़ रहा है, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो कम से कम सप्लाई करना चाहेगा जब तक वो अपनी प्लांट या मशीनरी को अपडेट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका आईपी या पीआई। कई बुक्स में आईपी नाम से है, कई बुक्स में पीआई नाम से है, प्राइस ऑफ इनपुट या इनपुट प्राइस, बात एक ही होती है। अब इनपुट प्राइस या प्राइस ऑफ इनपुट होता क्या है, देखिए जब कभी भी हम प्रोडक्शन यूनिट कोई होती है ना, तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब आपने पढ़ा होगा, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स लगते हैं। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी प्राइस, फॉर एग्जांपल वेज रेट, जो लेबर को आपको का चार्ज आपको पे करना है वेजेस के फॉर्म पे, तो अगर वेज रेट बढ़ जाती है लेबर्स की, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ इनपुट आपका बढ़ गया है। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करिए रॉ मटेरियल ही आपकी प्राइस बढ़ गई, तो इससे भी क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी।
और जितने भी फैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसकी प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो इस सब से आपका जो इनिशियल कॉस्ट हो जाएगी वो राइज़ होगी। कैसे राइज़ होगी? सपोज़ करिए आप एक मार्कर प्रोड्यूस कर रहे थे, उस मार्कर की कॉस्ट आपकी 10 रुपीज़ आ रही थी और मार्केट में वो सेल 20 रुपीज़ का हो रहा था, तो 10 रुपीज़ आपका कहीं प्रॉफिट हो रहा था और वो टैक्स वगैरह 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 करके आपका 5 रुपीज़ समझ से प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पर 10 रुपीज़ आपकी कॉस्ट है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था 5 रुपीज़। अगर यहाँ पर ये कॉस्ट ही 15 रुपीज़ आएगी और 20 रुपीज़ MRP है वो सेल हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉफिट बच रही है तो उसमें सीधा इफेक्ट आएगा। तो कॉस्ट अगर बढ़ती है किसी चीज़ की प्रोडक्शन की तो जो उसका प्रॉफिट होता है उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर प्राइसेस राइज होती हैं इस इनपुट की तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उस राइज इस प्राइस में उसकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ सप्लाई वो रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर देगा सप्लाई? क्योंकि उसको प्रॉफिट बन नहीं रहा है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा है, तो सप्लाई वो कम से कम करना चाहेगा। अगर यही वेज रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए, रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता हो गया, सारी चीज़ें सस्ती हो गई, तो उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ की बचने के बजाय क्या पता 5 रुपीज़ ही आए और MRP 20 रुपीज़ है। जब वो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यही अगर प्राइस ऑफ इनपुट कम होता है तो वह सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा, अगर प्राइस ऑफ इनपुट ज़्यादा होता है तो सप्लाई कम से कम करना चाहेगा। तो मैं बना देती हूँ, प्राइस ऑफ इनपुट PI अगर ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई कम करना चाहेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट कम बच रहा है। प्राइस ऑफ इनपुट अगर कम हो गया तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिफरेंट टाइप्स की बनाती रहती है। तो गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर के ऊपर 2 टाइप्स की पॉलिसी लगाती है, या तो उस पर टैक्स लगाएगी, टैक्सेशन, या तो उन्हें सब्सिडीज़ देगी। ठीक है, सब्सिडीज़ का मतलब होता है डिस्काउंटेड रेट पे सब चीज़ें। अब यहाँ पर हम टैक्सेशन की पहले बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो क्या होगा, टैक्स राइज कर देती है तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, सप्लाई कम से कम करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स सीधा उसकी किस पे पड़ेगा, इनकम पे पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन में पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम होगा। इस सिचुएशन में वो सप्लाई कम करना चाहेगा जिस भी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट कितना भी बढ़ा दे, जो ड्रंकर्ड्स होते हैं एंड जो एडिक्टेड होते हैं चीज़ों के, तो वो चीज़ें बाय करते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो यहाँ पर इनकम में जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका वो राइज हो जाएगा, क्योंकि इनकम बचेगी उसकी, जितना टैक्स देना पड़ रहा था पहले कम देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो सप्लाई क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट की बढ़ा देगा। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो गई। अब हम सब्सिडीज़ की देख लेते हैं, पॉलिसी क्या कहती है। सब्सिडीज़ का मतलब होता है कुछ डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को, जब वो प्रोडक्शन यूनिट पे चलाते हैं और काम करते हैं, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं या ख़रीदते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं, तो उसमें कुछ सब्सिडीज़ देती है। कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती है, तो इस तरह की सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है। तो इस केस में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी राइज कर रही है, तो प्रोड्यूसर चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना, क्योंकि उसके लिए चीज़ें सस्ती आ रही हैं, वो इंपोर्ट सस्ती चीज़ें कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम कर देती है तो पहले से उसकी चीज़ें महंगी पड़ेंगी, क्योंकि जो उसको सब्सिडी मिल रही थी अब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो वो सप्लाई कम करना चाहेगा। तो ये गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी है टैक्सेशन की, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, ठीक है, और यहाँ सब्सिडीज़ देती है। अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसमें हम कॉस्ट की बातें कर रहे हैं। ओके, किसकी बातें कर रहे हैं, कॉस्ट की बातें कर रहे हैं। जितनी भी कॉस्ट अगर प्रोड्यूसर की कम पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट में, गुड्स एंड सर्विसेज में, किसी भी वजह से, जैसे आपका टेक्नोलॉजी का फैक्टर था, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही थी तो कॉस्ट कम हो रही थी। ओके, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। प्राइस ऑफ इनपुट अगर फॉल हो रही थी, प्राइस इनपुट की मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते मिल रहे थे तो भी उसकी कॉस्ट कम हो रही थी। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे दी थी तो भी उसकी कॉस्ट कम हो रही थी, टैक्स कम लगा रही थी तो भी उसकी कॉस्ट कम हो रही थी। तो जहाँ पर भी कॉस्ट कम का कॉन्सेप्ट आएगा कि जो प्रोड्यूसर है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रही है, जो मार्कर हमने बनाया था उसकी कॉस्ट 10 रुपये थी, मतलब उसको कॉस्ट अगर किसी भी वजह से कम पड़ रही है तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहेगा, सप्लाई करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। अगर कहीं भी आपको लगता है किसी फैक्टर की वजह से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचेगा, कॉस्ट कम आएगी, तो याद रखिए वहाँ पर सप्लाई वो ज़्यादा करेगा।
नेक्स्ट एक, अभी तक हम कॉस्ट के ऊपर देख रहे थे, जो भी फैक्टर थे, अगर कॉस्ट कम हो रही थी उनकी वजह से तो सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, और अगर कॉस्ट बढ़ रही थी तो सप्लाई वो कम कर रहा था, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बस ये नेक्स्ट 2 फैक्टर्स आपके क्या हैं, P0, जिसे हम प्राइस ऑफ अदर गुड्स कह रहे हैं। अदर गुड्स का प्राइस मतलब आप समझिए, देखिए सब्सिट्यूट हर जगह हर चीज़ का अवेलेबल होता है। अगर एक मार्कर बेच रहा है, सपोज करिए एक्स कंपनी का मार्कर है, तो वाई कंपनी, जेड कंपनी, ABC कंपनी, सब्सिट्यूट अवेलेबल हर किसी चीज़ का आज के टाइम पे है, मोनोपोली कहीं नहीं है किसी चीज़ की। ओके यहाँ पर प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब इसके सीधे सब्सिट्यूट के बारे में, ऑल्टरनेट गुड्स के बारे में बात करी जा रही है कि अगर ऑल्टरनेट गुड्स ने, सपोज करिए जो मार्कर बनाने वाली कंपनी एक्स थी, ठीक है, ये आपकी कंपनी थी, मार्कर बनाने वाली कंपनी वाई थी, इसने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी ही चेंज कर दी। इस कंपनी वाई ने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी ही चेंज कर दी। जो मार्कर आप 20 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, उसने सडनली प्राइस गिरा करके 18 रुपीज़ कर दिया। अब आप सोचिए, जो आपके बायर्स हैं वो सीधे कहाँ शिफ्ट होंगे, सब्सिट्यूट वाली कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सप्लाई ज़्यादा करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे? कि जो फैक्टर्स हमने देखे थे, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें हमने कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस था इसमें कि कॉस्ट कम ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब लास्ट वाला फैक्टर है, ये भी थोड़ा कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। लास्ट वाला आपका फैक्टर है गोल ऑफ द फर्म। सो लास्ट वाला आपका फैक्टर है गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो प्रोड्यूसर है, जो सेल करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है अपना प्रोड्यूस मार्केट में, उसका एक्चुअल गोल क्या है। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, तो वो चाहेगा कि सप्लाई वो ज़्यादा से ज़्यादा किस कंडीशन में करे, जब प्राइसेस हाई हो। पर अगर वो लॉन्ग रन में मार्केट में रहना चाहता है और मार्केट के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करते करे रहना चाहता है, अगर वो अपना बिजनेस लॉन्ग रन में चलाना चाहता है, तो भी वो सप्लाई करेगा अगर प्राइसेस कम भी होंगे। तो यहाँ इस सिचुएशन में भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि मार्केट के फ्लक्चुएशन को मीट करना आसान बात नहीं है। एवरीडे मार्केट में फ्लक्चुएशन आते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी कॉम्पिटिटर की चेंज होती रहती है। तो अगर उसे लॉन्ग रन में बिजनेस चलाना है, स्टे करना है, तो वो सप्लाई करेगा चाहे प्राइसेस कम भी क्यों ना हो। तो ये आपके फैक्टर्स थे जो डिटर्मिनेंट्स थे, तो इंडिविजुअल सप्लाई को आपकी अफेक्ट करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, वो मार्केट में अपना सामान सप्लाई कर रहा है, तो ये फैक्टर सामने आएंगे जो उसकी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। और उसमें से जो पहला वाला फैक्टर है वही आपका लॉ ऑफ सप्लाई होगा। अभी ये फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। सो लास्टली हम मार्केट सप्लाई की तरफ चलते हैं कि अभी तक तो इंडिविजुअल सप्लाई के आपने ये फैक्टर्स देखे, डिटर्मिनेंट्स देखे। अब मार्केट सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आपको पता है ना मार्केट सप्लाई क्या होती है। पूरे मार्केट की सप्लाई को, पूरी इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनके प्रोडक्ट्स को मिलाकर हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो PX था, इसका T था, IP या PI जो भी आप कह लें से, G हो गया, PO हो गया, और गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये सब इसमें इंक्लूड ऑलरेडी होता है। मतलब मार्केट सप्लाई में जो इंडिविजुअल सप्लाई के कंटेंट्स हैं, ये वाले डिटर्मिनेंट्स हैं, ये तो होते ही होते हैं, प्लस कुछ एडिशन होते हैं। अभी एडिशन के बारे में भी ध्यान सुनिएगा। देखिए कुछ बुक में एक ही एडिशन दिया है, N दिया है शायद से नंबर ऑफ फर्म्स, बट कुछ और इधर उधर बुक्स में दिए हैं जो मुझे लगे कि हाँ बताने चाहिए, तो मैं 1-2 एडिशन आपको और बताती हूँ। प्लस यहाँ पर N है, N का क्या मतलब है, मतलब है आपका नंबर ऑफ फर्म्स। ऑब्वियसली मार्केट इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा फर्म्स होंगे, नंबर ऑफ फर्म्स जितने ज़्यादा होंगे, सप्लाई पूरी मार्केट में प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की उतनी होगी। ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ फर्म कम होंगे, कहीं जैसे कि आप जाते हैं घूमने, मार्केट देखते हैं, मार्केट छोटा है तो वहाँ पर कम ही सामान अवेलेबल होगा, मार्केट बहुत बड़ा है तो वहाँ ज़्यादा सामान अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यहाँ से भविष्य की एक्सपेक्टेशन में किस चीज़ से रिलेटेड कर रहा है, यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर सेलर को लगता है कि हाँ फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस राइज होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, अपना सामान स्टॉक करेगा कुछ टाइम तक, मतलब अपनी सप्लाई कम करेगा। अगर उसने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस किया कि हाँ प्राइस राइज होंगे, तो वो सप्लाई कम कर देगा, वो सामान को स्टॉक करेगा, ठीक है। जब फ्यूचर में प्राइस राइज हो चुके होंगे, जब आप उसके एक्चुअली में प्राइस राइज हो जाएंगे, तब वो सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्टॉक किया था। जब ये बात हो रही थी, एक्सपेक्टेशंस हो रहे थे कि हम फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो सप्लाई कम कर दिया था उसने, ताकि फ्यूचर में वो उससे ज़्यादा अर्न कर सके। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, इसको TR से डिनोट करते हैं, पहले लिख दिया मैंने, TR से डिनोट करते हैं। आप TP से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि T ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का था तो कंफ्यूजन नहीं हो। ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, दूर दूर बहुत ही दूर रिमोट विलेज होते हैं बहुत सारे, ठीक है, अगर वहाँ पर तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता तो चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल होती, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो वहाँ सप्लाई पहुँचेगी, ओके, जैसे थी। ओके, तो ये हाई होप सो ये मार्केट सप्लाई के फंक्शन, ये आपके डिटर्मिनेंट्स और आपका इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो गए हैं। जो मैंने लिखे हुए हैं ना, उसको मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इंडिविजुअल और मार्केट दो टाइप्स के होते हैं। तो ये प्राइस P हो गया आपका, टेक्नोलॉजी T हो गया, प्राइस ऑफ इनपुट आपका PI या IP हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेशन ऑफ सब्सिट्यूट वाली हो गई, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गए, PO हो गया आपका, GF मतलब गोल ऑफ द फर्म हो गया। ये मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 7th नंबर में नंबर ऑफ फर्म हो जाएगा यहाँ पर। 8 नंबर में आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ ऑफ सप्लाई के साथ साथ समझा दूंगी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई का आपका टॉपिक छोटा है। और साथ में नेक्स्ट इसके बाद फंक्शंस ऑफ सप्लाई हैं। अगर ये क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से तो फंक्शन ऑफ सप्लाई बहुत ही ईजिली हो जाएगा। क्योंकि कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि आपका ये डिटर्मिनेंट्स कोई फंक्शन लिख रखा है, कुछ बुक्स में मिक्स करके कंटेंट लिख रखा है, किसी में डिटर्मिनेंट्स अलग बता रखे हैं और आपके फंक्शन अलग बता रखे हैं। एक्चुअली में होता ये है कि डिटर्मिनेंट्स मतलब जो फैक्टर्स हैं वो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। मार्केट सप्लाई के ये फैक्टर है जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप एक एक को डीपली जा करके पढ़ें और उसका रिलेशनशिप सप्लाई का, जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया ना, जैसे टैक्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी, तो अगर इनके बीच का इनका रिलेशन हम सप्लाई से, अगर कोई आपसे डिटर्मिनेंट्स पूछे तो आप ये बता देंगे ओके, इट इज़ ओके कि हाँ इससे सप्लाई इफेक्टेड होती है, इससे सप्लाई इफेक्टेड होती है, इससे होती है। बट अगर कोई आपसे सप्लाई फंक्शन पूछे तो इन डिटर्मिनेंट्स के ही बारे में आपको बताना होगा, बट इसके साथ सप्लाई का रिलेशन बताना होगा। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो सप्लाई क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, उसका एक छोटा सा टेबल और ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये आपका फंक्शन हो जाता है, सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन भी है और मार्केट सप्लाई फंक्शन भी है, चीज़ें यही हैं, बट आपको सप्लाई के साथ उसका रिलेशनशिप बताना है, टेबल बनाना है और ग्राफ बनाना है हर एक पॉइंट का। तो यही है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई। तो इसी को आप सप्लाई फंक्शन कह देंगे, वो भी बहुत ईजी है। तो अगर ये आ गया तो वो अच्छे से आ जाएगा, नहीं भी अगर कहीं डाउट है तो उसको देखिएगा, उसमें भी मैं डिटेल में ही बताऊँगी आपको। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने ही वाला है, सेकंड टर्म में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ताकि शुरू से आप, चूँकि मैं फर्स्ट यूनिट से इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, टर्म 1 मैंने अभी स्किप कर रखा है, पर नेक्स्ट आने वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं उसे भी कवर अप तब तक कर लूँगी, ठीक है। और अपने सारे क्लासमेट के साथ इन्हें शेयर करिए, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करिए। लास्ट वीडियोज़ को भी आपने बहुत लाइक और व्यूज़ दिए। ओके, थैंक यू।